कि क्यूब, या तो क्यूब वाला टेस्ट करेंगे या तो सिलेंडर का। तो क्यूब का साइज होगा हमारा 150 इंटू 150 का, और सिलेंडर का होगा 300 इंटू 300 हाइट हो जाएगी हमारी, और 150 डाई हो जाएगा, 150 डाई हो जाएगा। तो IS कोड ने दोनों को बोला है, प्रेफर किया है, लेकिन इंडिया में हम जनरली क्यूब टेस्ट करते हैं कंप्लीट स्ट्रेंथ निकालने के लिए। अब जो भी हम क्यूब लेंगे, मतलब डिफरेंट हमारे क्या होंगे, डिफरेंट सैंपल होंगे। जैसे कोई कंप्लीट टेस्ट करने के लिए हमने तीन स्पेसिमेन लिया, स्पेसिमेन 1 2, और जिसमें क्या रहेंगे, मिनिमम 3 सैंपल रहेंगे एक स्पेसिमेन। सैंपल नंबर 1, सैंपल 2, सैंपल 3, ठीक। तो जो भी इंडिविजुअल स्पेसिमेन है उसका वेरिएशन ±15% ऑफ एवरेज, इतना उसका टॉलरेंस होना चाहिए। टॉलरेंस इसके अंदर होना चाहिए, नहीं तो हमारा टेस्ट क्या होगा, फेल मान लिया जाएगा। जैसे अगर स्पेसिमेन जैसे अगर ये आप सीखे हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है हमारा, तो हर एक स्पेसिमेन का कितना होना चाहिए, स्ट्रेंथ जो है वो या तो 1.15 आप सीखे होना चाहिए, या तो 0.85 आप सीखे के बीच में होना चाहिए। इसके बाद अगर हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ की बात करें, तो आप सीखे प्लस 1.65 इंटू सिग्मा होता है। यहाँ पे सिग्मा हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर सिग्मा की वैल्यू हमारी अधिक होगी, अगर सिग्मा की वैल्यू हमारी अधिक होगी तो पुअर क्वालिटी कंट्रोल होगा, पुअर क्वालिटी कंट्रोल होगा। सिग्मा की वैल्यू कम होगी तो हाई क्वालिटी कंट्रोल होगा, हाई क्वालिटी कंट्रोल होगा। तो एक्सपोजर कंडीशन के बेस पर अगर हम बात करें, एक टेबल देख लेते हैं कोड का। तो सबसे पहले एक्सपोजर कंडीशन हमारा क्या रहता है, फिर मिनिमम ग्रेड कितना होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कवर कितना होना चाहिए, मिनिमम कवर, ठीक। और देखेंगे कि सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए। ये सब RCC के लिए देखना है, PCC के लिए नहीं। स्ट्रक्चर हमारा RCC है। तो सबसे पहले माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, तो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में मिनिमम ग्रेड होता है हमारा माइल्ड के लिए M40, और मिनिमम कवर होगा 20 mm होगा, और सीमेंट कंटेंट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगा 300, वाटर कंटेंट 0.55, और मॉडरेट में होगा 30, मिनिमम कवर हमारा होगा 30, सॉरी मॉडरेट में 25, 30 mm, और 300 ही होगा, 300 किलोग्राम पर मीटर थे। वाटर कंटेंट 0.50, और माइल्ड मॉडरेट सीवियर 30, 45 होगा, 320 होगा, 0.45, वेरी सीवियर 35, 75, 340 and 0.45, extreme M40
इसके लिए 50 होगा, इसके लिए 75, 360, 0.50, 40। तो ये हमारा एक्सपोजर कंडीशन हो गया। तो अब हम बात देखेंगे कंक्रीट नेट डिज़ाइन को। क्रीट मिक्स डिज़ाइन, तो पहले नॉमिनल मिक्स क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट ग्रेड देख लें। तो 3 तरह से ग्रेड को डिफाइन किया गया है, ऑर्डिनरी ग्रेड और स्टैंडर्ड ग्रेड और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड। तो इसमें क्या आएगा, M10 से लेकर M20 तक, 3 मतलब M10, M15 और M20। ठीक है, स्टैंडर्ड में आएगा M25 टू M60, 8 नंबर। और M65 टू M100 तक इसमें आएगा। एट नंबर। तो टोटल कितना हो गया, 19 ग्रेड के कंक्रीट होते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक, और IS 456 जो है 2000 जो है हाई स्ट्रेंथ ग्रेड के लिए, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। चलो पहले नॉमिनल मिक्स क्या होता है, नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट। ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए हम डिजाइन टाइप कैसे करेंगे, नॉमिनल मिक्स से। ऑर्डिनरी मिक्स का जो है डिज़ाइन, ऑर्डिनरी ग्रेड का डिज़ाइन हम नॉमिनल मिक्स करेंगे। ऑर्डिनरी ग्रेड मतलब M10, M15 एंड M20 का। तो M10 के लिए रेशियो हमारा रहता है, M25 के लिए देख लो पहले 1:1:2 सीमेंट है, सैंड है और कोर्स एक्टिवेट है, सीमेंट फाइनल क्रिकेट कोर्स एक्टिवेट। M20 के लिए हो जाएगा 1:1.5 3, M15 के लिए हो जाएगा 1:2:4, M10 के लिए हो जाएगा 1:3:6। ठीक, ये हमारा क्या है, तो यही जो तीनों है, इसका जो हम डिजाइन करेंगे नॉमिनल मिक्स करेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे डिजाइन मिक्स की। एज पर IS 456 एज पर कोड 10/265/1982। तो सबसे पहला स्टेप हमारा टारगेट मेन स्ट्रेंथ निकालना है, FT टारगेट मेन स्ट्रेंथ FT निकालना। तो क्या हो जाएगा, FC के प्लस 1.65 इंटू सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो सिग्मा की वैल्यू ग्रेड पे डिपेंड करती है, तो अगर M25 ग्रेड रहेगा, M15, M20 और M25 ग्रेड करेगा, तो सिग्मा की वैल्यू होगी 3.5। सॉरी, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, M10 M15 के लिए 3.5 होगा, M20 और M25 के लिए 4 होगा, और M30 टू M55 के लिए 6.5 होगा, 3.545। 10/265
2009 के हिसाब से है, ठीक। फिर हम W/C रेशियो लेंगे टेबल से, मैंने बताया तो इससे हम क्या करेंगे, W/C रेशियो लेंगे। अगर RCC रहेगा तो 10.5, 10.5, 10.45, 10.45, 10.4 ही बोलेंगे। अदरवाइज अगर PCC स्ट्रक्चर रहेगा, अगर PCC रहेगा तो W/C रेशियो हम क्या लेके चलेंगे, 0.60 माइल्ड एक्सपोजर के लिए और 0.60 मॉडरेट के लिए, 0.50 सीवियर के लिए और वेरी सीवियर में यही रहेगा सेम 0.45 और 0.45 40 एक्सट्रीम सेम एच RCC स्ट्रक्चर, ठीक। और वाटर कंटेंट क्या रहेगा W/C रेशियो मेरा RCC के लिए, एक्सपोजर पे डिपेंड करेगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। तो RCC के लिए क्या होगा, 0.50, 0.55, 0.50, 0.45, 0.45 और 0.40। PCC में क्या हो जाएगा, 0.60, 0.60, 0.50, 0.45 और 0.40। ये हमारा W/C रेशियो है। और यहाँ से अगर हम एक बात पूछें कि अगर हाइड्रेशन के लिए सीमेंट पे केवल 23% वाटर लगता है, ठीक, लेकिन हम W/C मिनिमम मैक्सिमम जो है 10.55 और मिनिमम जो है मतलब एक्सपोजर के लिए मिनिमम मतलब मैक्सिमम अलाउड वाटर कंटेंट जो है 0.55 है। और फिर देखेंगे क्या W/C फिर सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, इसका क्या है, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट हमारा नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करेगा। अगर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 10 mm है तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट 208 होगा, 20 mm के लिए 186 किलोग्राम होगा और 40 mm मैक्सिमम नॉमिनल साइज के लिए मैक्सिमम वाटर कंटेंट 165 होगा, ठीक, 165 किलोग्राम। तो ये हमारा स्लम्प जो है मतलब जो एग्रीगेट है ये मतलब मैक्सिमम वाटर कंटेंट जो दिया गया है वो स्लम्प 25 से 50 mm के लिए है। अगर स्लम्प की वैल्यू अगर हम 50 से बढ़ाएंगे, जैसे 25 mm बढ़ाएंगे तो इन सब में हम 3% का इंक्रीज करेंगे, वाटर कंटेंट में हम 3% का इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। और जो हमारा एग्रीगेट है वो हमारा क्या है, एंगुलर कोर्स एग्रीगेट है, ठीक। तो यहाँ से हम सपोज करते हैं हमारा हमने 20 mm मैक्सिमम साइज का कंक्रीट चूज किया तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट उसके लिए कितना रहेगा, वाटर कंटेंट कितना रहेगा हमारा 186 किलोग्राम रहेगा, ठीक। अब इसी मैक्सिमम वाटर कंटेंट के लिए हम स्टेप 4 हो जाएंगे और सीमेंटेशियस मटेरियल कितना होगा, सीमेंट कितना यूज होगा उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे एक W/C रेशियो के लिए। जैसे सपोज अगर हम माइल्ड मॉडरेट एक्सपोजर मान ले रहे हैं तो इसके लिए हम जानते हैं RCC कंक्रीट बना रहे हैं तो इसके लिए हमारा W/C रेशियो अगर 0.55, ठीक, W/C = 0.55। अब हम इसी में W का वैल्यू रख देंगे, मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना था 186 अपॉन 0.55 इक्वल टू सीमेंट कंटेंट, तो हमारा C की वैल्यू तो अगर हम बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर्स तो ये हमारा कितना है 0.67 FCK, ठीक, एज पर IS कोड।
फिर अगर फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ की बात करें, एफ सी आर इज इक्वल टू 0.7 रूट एफ सी के। ठीक, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एफ फ्लेक्चरल एफ सी आर। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.66 ऑफ एफ सी आर। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर एफ सी टी से दिखाएं इसको, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ को, या एस टी से दिखाएं, तो हमारा एफ एस टी क्या होगा, कम होगा एफ सी आर से। ठीक, अब डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हमारा होगा 0.625 एफ सी आर। ठीक, तो ये भी हमारा क्या होगा, एफ सी आर से कम ही होगा। और सिलेंडर स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे दो टेस्ट यूज होता है सिलेंडर और ट्यूब, तो सिलेंडर स्ट्रेंथ हमारा जो होता है, जब सिलेंडर से जो हम निकालेंगे वो होगा 0.8 इंटू कंक्रीट से जो ट्यूब से जो निकालेंगे 0.8 इंटू ट्यूब से जो हमारा कंक्रीट स्ट्रेंथ निकलता है। तो सिलेंडर में जो निकलेगा वो क्या होगा, वो कम होगा ट्यूब स्ट्रेंथ से। क्यों? क्योंकि इसमें कन्फाइनमेंट नहीं होता है, लिक्विड होता है। अगर इलास्टिक मॉडुलस की बात करें तो इसी इज इक्वल टू 5000 रूट एफ सी के एज पर न्यू फुट, और पहले होता था इसी इज इक्वल टू 5700 रूट एफ सी के। तो अगर हम टोटल डिफ्लेक्शन की बात करें तो टोटल डिफ्लेक्शन हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, इट्स कैलकुलेटेड बाई कैलकुलेटेड यूजिंग बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस। लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस से करते हैं। फिर क्रीप क्या है, तो सस्टेन्ड कंप्रेसिव लोडिंग का कारण क्या होगा, सस्टेन्ड कंप्रेसिव लोडिंग के कारण होता है। ठीक, के कारण क्या, डिफॉर्मेशन जो है हमारा समय के साथ बढ़ने लगता है। ठीक, तो क्या है, टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट है, डिपेंडेंट कंपोनेंट है। इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे, रिड्यूस्ड, तो क्लिप का कारण रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड और इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कैसे करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, ई सी सी इज इक्वल टू ई सी अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा में हमारा क्या है, ये क्रीप कोएफिशिएंट है, क्रीप कोएफिशिएंट है। ये हमारा किस पर डिपेंड करेगा, थीटा वैल्यू एज एट लोडिंग। तो जैसे एज एट लोडिंग 7 डेज 28 डेज और 1 ईयर दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 2.2 1.6 एंड 1.1। तो अगर स्ट्रीम क्योरिंग करेंगे अंडर प्रेशर तो क्रीप के इफेक्ट को कम किया जा सकता है, क्रीप इफेक्ट को कम किया जा सकता है। ठीक, स्ट्रीम क्योरिंग करके अब बात करेंगे श्रिंकेज। तो जब कंक्रीट हमारा प्लास्टिक से क्या सॉलिड होता है तो वॉल्यूम चेंज होता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, श्रिंकेज कहते हैं। ठीक, ये भी क्या है, एक तरह का लीनियर स्ट्रेन है।
तो फ्रिंकेज का टाइप देख लेते हैं, केमिकल फ्रिंकेज। ये किसके कारण होगा? जो केमिकल रिएक्शन होंगे हाइड्रेशन के बाद, उसी के कारण हमारा क्या होगा? केमिकल फ्रिंकेज होगा। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम में रिडक्शन हो जाता है, जिसके कारण पोर्स कम हो जाएंगे कंक्रीट के। अब दूसरा क्या है हमारा? ऑटोजेनियस श्रिंकेज। अगर आउटर सरफेस से मॉइस्चर जो है हमारा कंक्रीट के आउटर सरफेस के कारण मॉइस्चर हमारा एटमॉस्फेयर में नहीं निकल पा रहा है, तो जो इसमें पोर होंगे उसी में क्या हो जाएगा? तो उसी के कारण हमारा क्या होगा? वॉल्यूम हमारा चेंज हो जाएगा, जिसके कारण हमारा ऑटोजेनियस श्रिंकेज आता है। तो ठीक इसी तरह हमारा एक होता है ड्राइंग श्रिंकेज। ड्राइंग श्रिंकेज इसमें जो होगा कि कंक्रीट का ड्राई होने के बाद हमारा मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जिसके कारण हमारा वॉल्यूम चेंज होता है। इसमें एटमॉस्फेयर मॉइस्चर नहीं रिलीज होगा, जो पोर थे उसी में क्या हो जाएगा? मॉइस्चर चला जाता है। तो इसके बाद प्लास्टिक श्रिंकेज है। इसमें क्या होगा? कंक्रीट के टॉप सरफेस पे क्रैक आ जाता है, ठीक। जब क्या होगा? प्लास्टिक से सॉलिड होने लगा कंक्रीट, प्लास्टिक से सॉलिड होने लगा, तो ड्राइंग से पहले प्लास्टिक श्रिंकेज आता है, ठीक, ध्यान देना है। तो लास्ट वन कार्बोनेशन श्रिंकेज। तो कार्बोनेशन श्रिंकेज में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके हमारा कार्बोनिक एसिड बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है, ठीक। तो और ये जब कंक्रीट के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है प्लस H2O बना लेगा। तो इसके कारण जो H2O हमारा क्या होगा? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जिसके कारण वॉल्यूम में रिडक्शन आएगा और श्रिंकेज होगा। आज का कोर्स जो हमारा टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन है, टोटल श्रिंकेज वैल्यू है, कोर्स में कितना दिया है? 0.003 दिया है, 0.03% दिया है। तो अगर हम अल्फा कंक्रीट की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करें कंक्रीट का, तो 6 से क्या होगा? 6 to 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस होता है। और थर्मल एक्सपेंशन की बात करें स्टील में, तो 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो बार के टाइप की बात करें तो बार हमारा दो तरह का होता है, एक प्लेन हो गया और एक HYST हो गया। HYST में दो तरह है, एक CTD होता है और एक TFT होता है। सब प्लेन में FT 250 होगा, HYST में 415 और 500 होगा, 415 और 500। तो स्ट्रेस कितना होगा क्रैकिंग के समय कंक्रीट में? इक्वल टू 0.7 √FC के। और स्ट्रेन कितना होगा? 1.4 × 10⁻⁴। तो मैक्सिमम स्ट्रेन अगर हम अनकरेक्ट सेक्शन का डिजाइन कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो पॉसिबल है वो हमारा होता है 28 Nm/mm²। किसके लिए? अनकरेक्ट सेक्शन के लिए, अनकरेक्ट सेक्शन के डिजाइन के लिए।
सो फॉर माइल्ड स्टील बार के लिए परसेंट इलांगेशन हमारा कितना होगा एट फेलियर में 23%। और HYST के लिए HYST या फीचर 15 के लिए इलांगेशन एट फेलियर कितना आएगा 14.5%। और 500 के लिए 12%। सो WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए कितना लेके चलते हैं 1.8 और कंक्रीट के लिए 3, ठीक। तो सिग्मा ST बराबर कितना मान लेते हैं 0.55 FY और सिग्मा CBC मान लेते हैं 0.33 FCK। और LSM में हम लेके चलते हैं लोड फैक्टर अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग। और इसमें क्या होता है कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग, सॉरी परमिसिबल स्ट्रेस। कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग और परमिसिबल स्ट्रेस तो ब्रिज हमारा जो गया वाटर टैंक हो गया और चिमनी जो हो गया, इसके लिए हम क्या करते हैं WSM मेथड यूज करते हैं अभी तक। एक सारी अल्टीमेट लोड मेथड में था लोड फैक्टर अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड।